तो मैं कह रही थी बात ही की बात है, कुछ बात ही से बात बनती, बात ही से बात बिगड़े, बात ही से बात जुड़ती। आदमी बात करने वाला डिज़ाइन है अस्तित्व में। ये जो बातों के माध्यम से ज्ञान को व्यक्त कर देने वाला डिज़ाइन है, बातों के माध्यम से ज्ञान को समझ लेने वाला डिज़ाइन है, हम ये डिज़ाइन है। हम ज्ञानावस्था की इकाई मानव हैं। मानव के वैभव को प्रमाणित करने के लिए तत्पर हैं। चलिए, तो अब हम लोग कुछ आगे और बात करते हैं। आपको 2-3 बातें जो गड़बड़, बसंत काका ने जो प्रश्न पूछा था, इसको और थोड़ा विस्तार लेती हूँ। और जैसा आपने कहा अभी हमको पूरा नहीं दिखाया, तो पूरा देखने के लिए 7 दिन के शिविर का प्रस्ताव, पूरा दिखेगा, गारंटी हमारी। उसके आगे गहरे उतरना है, अध्ययन, उसके लिए केवल 6 महीने का समय। पूरी ज़िंदगी एक तरफ, 7 दिन और 6 महीना एक तरफ। ये उत्सव अगर आप में ना हो जाए तो आप हमारे पर, अभी हम कुछ ले तो रहे नहीं, तो वापस तो नहीं करेंगे। 6 महीना ना लगे तो 6.5 महीना और, आज 15 दिन और समझेंगे। आदमी जो समझा है वो समझा लेगा, हमारी गारंटी है इस बात की। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टाइम का, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज जो हमको उपलब्ध है, ये हमारी उपलब्धि को देखते हैं। तो उपलब्धि ये है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति अवसादग्रस्त, परिवार जो है क्लेशग्रस्त, क्लेश कलहग्रस्त, समुदाय, समाज देखिए अखंड समाज के रूप में है नहीं, समुदाय के रूप में बटा हुआ है। रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, लिंग और भी न जाने कितने। डॉक्टरों का भी अलग ग्रुप बन गया, इंजीनियर्स का भी अलग ग्रुप बन गया, हर एक चीज़, हर एक टाइप के लोगों का ग्रुप बन गया। ऑन है जना कि माइक वगैरह सब ठीक है। तो समुदाय जो हैं वो द्वंद्वग्रस्त हैं, या स्वयं श्रेष्ठता के अहंकार से पीड़ित, त्रस्त और त्रस्त करने वाले होड़ग्रस्त हैं। तो समुदाय, ये जो समाज है ना, समाज जो बनना था, ये कैसा है समाज? बटा हुआ, ये बटा हुआ है। किस आधार पर बट गया है? तो रंग के आधार पर, काले गोरे, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, मत के आधार पर, पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, देश के आधार पर, और इस तरीके से न जाने कितने तरीके से हम बटे हुए हैं। ये डिज़ाइन नहीं है तृप्ति का। अखंड समाज तक हमारी पहचान की आवश्यकता है ना। तो व्यक्ति, परिवार, समाज की तो ये हालत है इस समय। समाज होना चाहिए था, और उसके बाद हम कह रहे हैं राष्ट्र। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद राष्ट्र कह रहा है मानव अखंड समाज के रूप में हो जाए, पूरा मानव, और साथ में शेष प्रकृति। शेष प्रकृति, मानव भी प्रकृति है, लेकिन शेष 3 अवस्थाओं की जो प्रकृति, शेष प्रकृति, इसको बोल रहा है सार्वभौम व्यवस्था हो जाए। ऐसा सज जाना, मतलब राष्ट्र क्या? धरती एक। तो धरती पूरी क्या है? राष्ट्र है। इस एकत्व को जानते हैं क्यों? क्योंकि सहारा के मरुस्थल की जो रेत है, रेत जिस पर कोई भी बीज उग नहीं सकता है, सहारा के मरुस्थल की रेत आंधियों से उड़ती है तो अमेज़न के जंगल में जाती है और वहाँ पर वो फलद रूप हो जाती है। हमें लगता है कि रेत की कोई भागीदारी नहीं है वनस्पतियों में, रेत की भागीदारी है। ये है रेत की भागीदारी। ये विस्तार से खोलेंगे 7 दिनों में।
पदार्थ, प्राण और जीव के बीच में जो संतुलन है ना, ये अद्भुत है, अद्भुत। इसको विस्तार से खोलने के लिए समय चाहिए। आज तो अपन 3 घंटे का सत्र मान कर पाएंगे, है ना? तो 7 दिन कब रखेंगे? आप जब कहेंगे तब रखेंगे, ठीक है? तो धरती एक राष्ट्र के रूप में, धरती को काट छांट के हम जी नहीं पाएंगे। आदमी केवल इमेजिनरी लाइंस खींच के उसको बाउंड्री बोल रहा है। जीव चेतना में जीता हुआ, जैसे जीव जानवरों ने टेरिटरी बनाई, बाउंड्री बनाई, हमने भी बाउंड्री बनाई। कुछ मानसिक बाउंड्रीज बनाई और कुछ मानसिक बाउंड्रीज के लिए दीवारें भी बना दी। द ग्रेट वॉल ऑफ बना लिया, उसको दी ग्रेट बोल रहे हैं। आदमी, जीव चेतना का आदमी। तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, धरती एक राष्ट्र के रूप में, इसको बोल रहे हैं चारों अवस्थाओं में संतुलन, चारों अवस्थाओं में संतुलन। मतलब क्या हुआ इस बात का? इसका मतलब हुआ मानवीयता का पोषण, संरक्षण। इसका मतलब हुआ पदार्थ, प्राण और जीव का पोषण, संरक्षण। यदि मानवीयता का पोषण संरक्षण हो, ऐसी सभी मानव संतानें हो जाएं, उन्हीं का नाम है देवता। पदार्थ, प्राण, जीव का पोषण संरक्षण हो तो ऐसी ही धरती का नाम है स्वर्ग। यही धरती स्वर्ग होगी, हम मानव ही देवता होंगे। हम मानव ही देवता स्वरूप होना ही चाहते हैं। स्वर्ग में देवता ही तो रहते हैं। मानव ने स्वर्ग और देवों की कल्पना की है, कामना की है, कार्यक्रम पता नहीं चला। कार्यक्रम का नाम है जीवन विद्या। 7 दिन चाहिए आपसे, 5 नहीं, 2 और 7 दिन। स्वर्ग और देवता कहीं और बसाने का सोचा और हम कह रहे हैं धरती ही। क्यों सोचा? क्योंकि धरती समझ में आई नहीं, आदमी समझ में नहीं आया। लेकिन कल्पना आदमी का पीछा छोड़ नहीं रही है, क्योंकि आदमी कल्पनाशील है। जो उसका डिज़ाइन है ना, वो उमड़ उमड़ के उसके सामने आ रहा है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। उसकी तरह तरह की कल्पनाएं उसने की, तृप्त नहीं हुआ। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु मिलेगा आपको इस प्रस्ताव के साथ। मानव की कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु एक तो अभी आपको दिखा सकती हूँ। आदमी संबंधों की कल्पना करता है, और जब हम अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाते हैं और हम संबंध को कहते हैं अखंड मानव समाज तक कल्पना, तो कोई मानव इस धरती पर शेष बचता है? तृप्ति लगती है कि नहीं लगती? अगर सबसे हम संबंध को पहचान लें। सार्वभौम व्यवस्था, तीनों जो अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं के साथ पोषण संरक्षण पूर्वक हम जिएं। कल्पना में ही तृप्ति अनुभूति होती है, इससे अधिक मानव कल्पना नहीं कर सकता है, तृप्त हो जाता है। अभी हम त्रस्त हैं, तो त्रस्त से तृप्त की तरफ हमको आगे बढ़ना है ना? तो देखिए, व्यक्ति को देख रहे हैं, व्यक्ति, परिवार, समुदाय और राष्ट्र अलग अलग बटे हुए हैं। धरती को हम एक राष्ट्र की तरह पहचान नहीं पाए हैं। कहीं की रेत, कहीं अमेज़न, कहाँ से उड़ के कहाँ पहुँचती है। एक बारी मैं बारिश हो रही थी और मैं सोच रही थी, मांडवी हमारे घर के पास है, समुद्र से पानी उठता है, तो मैं सोच रही थी जो हमारे यहाँ बादल आए हैं, बड़ा एक साइक्लोन था, और वो साइक्लोन को ना हम लोग गूगल मैप्स पे ट्रैक कर रहे थे। तो साइक्लोन पता नहीं कहाँ से उधर उज़्बेकिस्तान और पता नहीं कहाँ से वो ट्रैवल करते 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 यहाँ खाड़ी तक आ गया, और उसके बाद हमारे घर में बारिश होनी थी। तो हम उसको 3-4 दिन से ना ट्रैक कर रहे थे।
और मैं सोचती मांडवी से जो बादल बनता होगा वो कहाँ जाके बरसता होगा। पॉइंट। तो मैं सोच रही थी कि बादल कहाँ बना रहेगा, कहाँ की हवा होगी जिसको घुमा घुमा के हमारे घर तक लेके आएगी और पानी हमारे घर पे बरसेगा। तो ये सब एक दूसरे के साथ है ना, घुले मिले रचे बसे एक नृत्य चल रहा है इस अस्तित्व में। उस अस्तित्व के नृत्य को हम आपको 7 दिनों में दिखाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस आपका, कार्यक्रम हमारा। तो ये जो स्वर्ग और देवता की कल्पना मानव ने की है ना, इसे साकार करने का कार्यक्रम है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद जीवन विद्या कार्यक्रम। ये शिक्षा का कार्यक्रम है, ये लोक शिक्षा का कार्यक्रम है। हम सभी समझेंगे, हम सारे अभिभावक समझ जाएंगे, अपने बच्चों को यही समझाना चाहेंगे, यही समझाना चाहते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये हमको स्वीकार नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं, ये हमको असंतुलन यहाँ पर स्वीकार नहीं। राष्ट्र जो है ना वो युद्धग्रस्त हैं। अभी की स्थिति में हम जिसको पहचाने हुए वो युद्धग्रस्त है ना? या तो तनाव बना रहता है, सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है ना? ये सब हमको स्वीकार नहीं है। आदमी हिल मिल के रहना चाहता है, ये स्वीकार नहीं है। तो स्वीकार क्या है? हमें स्वीकार है व्यक्ति समाधान स्वरूप हो जाए, ज्ञान स्वरूप हो जाए, समाधान स्वरूप हो जाए, परिवार में समाधान और समृद्धि प्रमाणित हो। हमें स्वीकार है समाज में समाधान, समृद्धि और इसके साथ अभय, अखंड मानव समाज। हमारा बच्चा कहाँ पर भी हमको चिंता नहीं होनी चाहिए, वो बच्चा हमारा बच्चा नहीं, वो एक मानव संतान है, महज हमारे शरीर से बाहर आया है। ये शरीर भी मेरा नहीं है क्या? प्रकृति सहज है इस अस्तित्व का, इस शरीर का प्रकटन। मैंने क्या किया है? मैं तो 2 रोटी खा रही थी। अच्छा, मैं भी क्या, भूख लग रही थी, खाना पड़ रहा था, और खाते 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 मैं छोटी थी तो हमेशा सोचती मेरे कपड़े कैसे छोटे हो रहे हैं, हमेशा चेक करती। मैं खा तो 2 ही रोटी रही हूँ, हर बारी 2 रोटी खाती, अभी कैसे एकदम से मेरी हाइट है ना 8th स्टैंडर्ड में एकदम से बढ़ गई और मैं ऐसे करके झुक के चलने लग गई। तो मेरी फिर एक बुआ थी, उन्होंने मुझे समझाया है ना कि नहीं, आपका शरीर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर आपको ठीक से चलना है। तो मैं तब ये बहुत उस समय सोचती थी कि मैं रोज़ खाना उतना ही खा रही हूँ, मैं एकदम से कैसे बढ़ रही हूँ। फिर जैसे मैंने कहा ना, मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही, मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो अस्तित्व में ये डिज़ाइन था भाई कि इस उम्र में इतनी हाइट आ जाएगी। मैं 8th स्टैंडर्ड में इतनी लंबी हो गई थी, एकदम से इतने से जितने भी हो गई मैं एकदम। तो शरीर आपने देखा ही बच्चे कैसे एकदम से बढ़ जाते हैं। तो मैं सोचती थी कि कैसे ऐसा हो रहा है, मैं कब बढ़ती हूँ, मुझे बढ़ती हुई मैं दिखाई क्यों नहीं पड़ती हूँ। हम रोटी खा रहे हैं, रोटी खाने के बाद हम बढ़ कैसे रहे हैं? सेब खा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, दूध पी रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, और सब चीज़ खा पी के यही कैसे बन रहा है? अलग अलग चीज़ें कैसे बन जा रही हैं, है ना? ये सारे उत्तर मुझे, मेरी तृप्ति तो देखिए यहीं पर ही आकर के हुई, ठीक है? तो चलिए, समाधान, समृद्धि, अभय और धरती के स्तर पर हम क्या चाहते हैं? व्यक्ति में समाधान हो, ये व्यक्ति परिवार में अपने आचरण को प्रस्तुत करते हुए समृद्धि पूर्वक, समाज में अपने आचरण को प्रस्तुत करते हुए अभय पूर्वक अर्थात अखंड समाज पूर्वक, और चारों अवस्थाओं या तीनों अन्य अवस्थाओं के साथ सह-अस्तित्व को प्रमाणित करे। प्रमाणित करने का मतलब है इसकी निरंतरता, इसकी आवर्तनशीलता बन जाए, ये कभी ख़त्म ना हो। हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम कभी ख़त्म ना हो। आज तक किसी बच्चे को आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम्हारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएं? और हम लय प्रलय की कल्पना करते हैं, इसमें फंसे हुए हैं हम। आप कल्पना कीजिए, आप अपनी अगली पीढ़ी को आशीर्वाद दे पाएंगी? लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं, जो हमने तंत्र बनाया है और इस तंत्र को फीड करने वाली जो शिक्षा है,
जो महज आजीविका के लिए है, जिसके केंद्र में भय बैठा हुआ है सर्वाइवल का, यदि हम इसको बदलाव नहीं करते तो हम गुनहगार हैं। यदि ये प्रस्ताव सर्वसुलभ हो गया है फिर भी हम इसको नहीं सुनते हैं, हम गुनहगार हैं। ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। ज्ञानावस्था की इकाई हैं हम आजीविका के कार्यक्रम में से 5-7 दिन निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए कि भय मुक्त हो जाएं, इसलिए कि समाधान संपन्न हो जाएं, समृद्धि को समझ पाएं। इतना भी नहीं कर सकते। अगर इतना नहीं कर सकते तो ये और भी ज़्यादा सोचने की जगह है कि हम इस तंत्र में कितना जकड़े हुए हैं। इस तंत्र ने हमको जकड़ रखा है, हमें सांस लेने की जगह नहीं है भाई। मानव कर्म स्वतंत्र है, होना चाहता है, रहना चाहता है। घुटन होती है उसको ऐसी ज़िंदगी में, उसको अपने ज़िंदगी का कोई लक्ष्य समझ में नहीं आता। ठीक कह रही हूँ मैं? ये उसको स्वीकार नहीं है, या हमको स्वीकार नहीं है, आपको स्वीकार नहीं, दुनिया के किसी आदमी को स्वीकार नहीं। और ये पूछते हैं तो रश्मि बहन क्या लगता है? ये सर्व मानव को स्वीकार है। यही तो हम चाहते थे, यही तो चाहते थे। छोटा बच्चा जो मैं आज अपनी कहानी आपको सुनाई, वो मैंने कहा मेरी कहानी नहीं है, वो हर बच्चे की कहानी है। सर्व मानव को स्वीकार होने योग्य लक्ष्य है ये। ठीक है, देखिए आज की और थोड़ा सा और बता देती हूँ। आज की यथास्थिति को देखिए, यथास्थिति को देखें। यदि पदार्थ को, प्राण को, जीव को और ज्ञानावस्था की इकाई को, यहाँ पर देखते हैं। सॉरी, अस्तित्व में इसके होने का एक डिज़ाइन है और हमारी यथास्थिति, आज की स्थिति, यथास्थिति ना बोलें, यथास्थिति भी दर्शन में एक शब्द है। हमारी आज की स्थिति, आज की स्थिति देखिए। अस्तित्व में ना इसका एक डिज़ाइन है, परिणामानुषंगीयता। इसका डिज़ाइन है बीजानुषंगीयता। इसका डिज़ाइन है वंशानुषंगीयता और इसका डिज़ाइन है संस्कारानुषंगीयता। जिसको हम आजकल विज्ञान कह रहे हैं, जिसको हम मानव का शोध कह रहे हैं, जिसको हम रिसर्च कह रहे हैं, वो जो रिसर्च है वो क्या कर रही है? बीज से छेड़खानी। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती इस बात को समझने के लिए। आप सब ने यहाँ पर शिविर किया नेचुरल फार्मिंग को लेकर के। सो कॉल्ड रिसर्च क्या है? जानते हैं रिसर्च क्या है? बीज को ख़त्म कर देने के लिए। देखिए पपीते आते हैं सीडलेस, जामुन सीडलेस। सीड से, सीड की जो परंपरा है उसको ख़त्म करने के लिए सारा रिसर्च, जिसको हम कह रहे हैं विकास। इसी को तो विकास कह रहे हैं जी। माइक दो। जो भी फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह अवेलेबल हैं, हाँ, तो वो सीडलेस इसलिए भी बनाए जाते हैं कि कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहे। बिल्कुल। उनसे ही उनका तंत्र जो है, तंत्र को फीड करने के लिए शिक्षा, हाँ, और शिक्षा के लिए तंत्र, तंत्र के लिए शिक्षा, बस ऐसे हाँ ये चल रहा है। तो मानव को वही गलत शिक्षा मिलती रहे
कि जिससे आगे वो बेसिकली कैपिटलिज्म बेस्ड कैपिटलिज्म कि वो उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे, फिर उसके शेयर और वो सारी प्रक्रियाएं रहती हैं। दूसरा जो देखा गया है कि ये जो कंपनियां हैं वो कैपिटलिज्म बेस्ड तो है ही, बट दे हैव अदर फेसिस ऑल्सो लाइक डीपॉपुलेशन। तो ऐसा जो भी फ्रूट्स वगैरह या सब्ज़ी वगैरह खिलाते हैं तो उसमें फ्रूट सीड्स नहीं होने के कारण हम जब वो कंज्यूम करते हैं तो हमारे में भी, हमारे शरीर में भी सीड बनने की जो बेसिकली जो सीमेन में ये और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारे बहुत सारे इसके पहलू हैं, दुष्प्रभाव भी हैं। बिल्कुल, ये गड़बड़ हो रही है, इसका प्रमाण आपने बहुत अच्छे से दिया, बहुत धन्यवाद। हेमांग भाई डॉक्टर हैं, इस बात को उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता। बढ़िया, धन्यवाद, है ना। तो आइए देखिए, आदमी जिसको अभी शोध कह रहा है, जिसको विकास कह रहा है, जहाँ पे उसकी अपनी सारी ताकत लगा रहा है, आदमी क्या ताकत लगा रहा है? आदमी अपनी सारी की सारी कल्पनाशीलता को लगा रहा है। कल्पनाशीलता उसकी पूंजी है भाई, इस अस्तित्व को समझने के लिए। और सारी पूंजी लगा लोगों के क्या कर रहा है? बीच से छेड़खानी, बीच से छेड़खानी कर रहा है, स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव। मिट्टी, हवा, पानी, तीनों क्या है? प्रदूषित। ठीक। कोयला, पेट्रोलियम का आपको उदाहरण दिया। कोयले का प्रयोजन है धरती में ताप को सोखना, जो सूरज से आने वाला ताप है। पेट्रोलियम का प्रयोजन है धरती पर एक स्टेबिलिटी को बना करके रखना। धरती में जितने खनिज हैं उनका प्रयोजन है इस धरती पर चुंबकीयता को बनाकर रखना, ताकि धरती एक रहे। नहीं तो अगर ये सारे खनिज हमने निकाल लिए ना माइनिंग कर करके, धरती भुक्का भुक्का हो जाएगी, पाउडर हो जाएगी, धरती डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। इस बात को विस्तार से और समझाऊंगी आगे। तीनों अवस्था में संतुलन है, अद्भुत है इसको समझना। मानव इसको देख नहीं पा रहा है। तो मिट्टी, हवा, पानी प्रदूषित। खनिज, खनिज का क्या कर रहे हैं हम? दोहन। मिट्टी की जो उर्वरकता है ना, वो इसलिए क्योंकि धरती में ये सारे खनिज तत्व हैं। ये खनिज तत्व हैं, इसीलिए जो बीजानुषंगीयता है उसको प्रमाणित कर पाते हैं। आप कल्पना कीजिए एक धरती ऐसी है जहाँ लोहा है ही नहीं, तो पालक का बीज डालोगे वो उगेगा? क्योंकि पालक का काम ही है लौह तत्व का चयन कर करके उसको पत्तों में रखना। तो क्या करेगी पालक? क्या खाओगे? एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, 2 लाइनें। निज संस्कृति होगी निर्जन जब, तब पछताओगे, क्या बैठ अकेले ही मरघट पर गीत खुशी के गाओगे। ये संसार सूना कर देने की स्थिति में है हम। बैठ अकेले मरघट पर गीत खुशी के गाओगे। कहाँ खड़े हो गए हैं हम? इस धरती से मानव कूच होने की जगह पर आ गया है। ये संसार उजड़ने की कगार पे आ गया है। और हम हैं कि अपने पता नहीं किस चीज़ को हमने विकास मान लिया है। विकास को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए खनिज का दोहन, खनिज का असंतुलन हो गया, बीज से छेड़खानी, वंशानुषंगिता। पहले तो हमने जीव जानवरों को क्या कर दिया? विलुप्त। जीव जानवर क्या हो गए? विलुप्त। जीव जानवरों की वंशानुषंगिता से छेड़खानी, ये आपको पता है साइंस के प्रभाव, डॉक्टर साहब को पता है। जो वंश परंपरा उनकी रहती है ना, उसमें क्रॉस ब्रीडिंग और इस तरीके से नए नए तरीके से, मुझे लगता है उनसे सुने। हाँ बताइए भैया। ऑन नहीं है।
जो इवोल्यूशन में हाँ जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह बॉडी के लिए जो बने हुए हैं, तो बेसिकली उसके हर एक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए ये सब रहते हैं। जी। तो ये जो चेन पूरी रहती है वो कैरी करती है इंफॉर्मेशन कि हमारा बॉडी कैसा है वगैरह। जी। हर एक जीव हर एक पदार्थ, ये पदार्थ नहीं कहेंगे बट प्राण अवस्था से लेकर के जीव अवस्था और मानव सभी में ये रहता है बेसिकली डीएनए और आरएनए। जी। तो उसी के बल पर सेल से सेल, दूसरे सेल, तीसरे सेल ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो जब उसकी गति में छेड़खानी की जाती है उनकी बनावट में, उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें, जी, तो उसी का फलन स्वरूप अभी जो हम देख रहे हैं कि जो नया वायरस अभी आया है कोविड-19 करके, तो बेसिकली ये लैब में इसके ऊपर छेड़खानी की जा रही थी, डीएनए आरएनए के साथ जो छेड़खानी है। और उसी के साथ में इतना रिसर्च कर लिया कि उसके रिलेटेड ह्यूमन बॉडी में क्या एंटीवायरल मेडिसिन लगेगी, तो उसकी कंपनियां भी स्थापित करनी और उसकी वैक्सीन का भी सोचना। हालांकि हर एक का बॉडी अलग रीत से रिएक्शन कर रहा है, तो साइंटिस्ट अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ 100 में से एक आध किसी को वो काम में आ रही है मेडिसिन, लेकिन 99 लोगों को वो काम में नहीं आ रही है, उसके दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। सही बात। तो पूरा स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए का इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई एक मेडिसिन उनको नहीं मिल रही है। अभी वायरस तो बना दिया, फैला भी दिया पूरी दुनिया में, और सोच भी लिया कि उसके ऊपर बिजनेस करेंगे, हॉस्पिटलों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे वगैरह, बट वो प्लान भी उनका फेल हो गया क्योंकि उनको समझ में आया कि लोग तो और भी उसके ऊपर, तो इस तरीके से सरकारों के द्वारा नियंत्रण लाया जा रहा है कि आपको कंपलसरी वैक्सीन लेना पड़ेगा वगैरह, और कंपलसरी यही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और उसके भी आगे कि अगर कोई हर्बल मेडिसिन वाला व्यक्ति अगर ऐसा कहता है कि आपकी लाइफस्टाइल सुधारो, आप ये हर्बल मेडिसिन लो, तो आपको नेचुरली अच्छा लगेगा। सही बात। तो उन बातों को जानबूझकर दबाने में आता है, जो दमन नीति लाई जाती है। सही बात। और लोग कैसे पैसे देकर ही आपको ट्रीटमेंट लेनी है और ख़रीद करके, भले उसमें दूसरे चैनल घुसा देते हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली समवन एल्स इज़ पेइंग फॉर यू। सही बात। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो फ्री में सरकार ने मेडिसिन दी है, फ्री में वैक्सीन दी, कई देशों को हमने फ्री में वैक्सीन दी, ऐसे जस्ट एक पिक्चर खड़ा किया जा रहा है। ये भी भ्रम है ना, आखिरकार कर तो लेते ही है ना। हाँ, अल्टीमेटली वो दूसरी चैनल से पैसा निकालते हैं। बिल्कुल। तो जो छेड़खानी, वंशानुसंगीय छेड़खानी, एक उसकी लिमिट हम पार कर चुके। सही बात है। इसको हम क्या वो बोलते हैं, ऐसे वीपन्स बना रहे, बायो वेपन्स ही है, यही है ना, यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही इस्तेमाल, और ऐसे बहुत सारे वेपन्स बना के और उन्होंने रखे ही हुए हैं। बस ये विरोध की मानसिकता जहाँ जहाँ पर भी आती जाती है, तो वहाँ पर वो अप्लाई करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो बेसिक फ्रेमवर्क है सोचने का, समझने का, यही हर एक मनुष्य तक पहुँचे। बिल्कुल पहुँचेगा। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बढ़िया से आपने इस बात को रखा कि वंशानुसंगीता के साथ जो छेड़खानी, देखिए उसका प्रयोजन कहाँ, ये पहुँच गया कहाँ तक, है ना, बायो वेपन्स बनाने तक। क्यों पहुँच गया? क्योंकि आदमी जो है, आदमी की मानसिकता में यदि भेद है, अपना पराया है, तो अपने का पोषण और पराये का विनाश। अपने पराये की मानसिकता के बहुत दूरगामी प्रभाव हैं। ठीक है, चलिए बात को आगे रखूं। और संस्कारानुषंगिता का मतलब मानव जो है समझ से मल्टीप्लाई होता है। तो समझ क्या है? अधूरी। तो ये जो अधूरी समझ के साथ
या गलत समझ के साथ? गलत समझ के साथ, इसको हम समझेंगे अगले 3, 5, 7 जो दिन आप कहेंगे ना, उतने दिन का हम परिचय शिविर रखेंगे और पता लगाएंगे हमारी समझ गलत है, हमने कुछ को कुछ मान लिया है। कोयला, पेट्रोलियम धरती पर ताप को सोखने की वस्तु हैं, उसको हमने ईंधन मान लिया। धरती पर ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये जो धरती में खनिज हैं, ये धरती में ताप के संतुलन को, ताप का संतुलन ऋतु के संतुलन को लेकर के आता है। खनिज को हम समझ नहीं पाए तो खनिजों का दोहन कर लिया। जैसे हमारे शरीर में ना कैल्शियम की कमी हो जाए, हमारे शरीर में थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएं, तो क्या होता है? बुखार आ जाता है। लौह तत्व की कमी हो जाए, जिसको आप अनीमिया कहते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये मानव है ना, सह अस्तित्व का प्रतिरूप है। तो यदि खनिज संतुलन होते हैं, उससे हमारा ताप संतुलन गड़बड़ाता है और उसके बाद चक्कर आएंगे, पसीने आएंगे, हमारा ऋतु संतुलन भी गड़बड़ा जाता है। बुखार, कभी ठंड लगने लग जाएगी, कभी हमको एकदम से पसीने पसीने छूट जाएंगे। धरती की ये हालत है इस समय। धरती तापग्रस्त हो गई है क्योंकि हमने आवश्यकता से अधिक खनिजों का दोहन कर लिया है। जो खनिज उस धरती के गर्भ में, धरती में रहने चाहिए थे, उन सबको निकाल कर हम सोच रहे हैं धरती पर ताप का संतुलन कर लेंगे। ये ना समझिए। कुछ ऊटपटांग समझ लिए हैं, विकास को कुछ ऊटपटांग समझ लिए हैं। ऊटपटांग को सही से समझने का नाम है जीवन विद्या। तो अधूरी समझ जो है ना, यहाँ पर अधूरी या गलत समझ, या इसका एक और नाम रख देते हैं भ्रम। भ्रम है ना, मल्टीप्लाई नहीं होता। भ्रम की कोई परंपरा नहीं होती। ऊटपटांग समझे हैं, अगला व्यक्ति कुछ और ऊटपटांग समझ लेता है, इसलिए जनरेशन गैप दिखाई पड़ता है। समझ एज इट इज़ अगली पीढ़ी को स्वीकार नहीं होती, जबकि डिज़ाइन क्या था? सर्व मानव को स्वीकार होने योग्य एक लक्ष्य है। हमारे पास ये नहीं है, हम ये स्वरूप नहीं होंगे, अगली पीढ़ी को स्वीकार होगा, तब जो है वो शिक्षा स्थिर होगी, वो शिक्षा सफल होगी। ठीक है, बढ़िया। तो देखिए यहाँ तो कुछ, और इसको हम क्या कह रहे हैं? आदमी को आज की स्थिति क्या कह रहे हैं? भय से, प्रलोभन से, और न कुछ मिले तो आस्था से। आस्था जानते हैं क्या चीज़ होती है? जिसको हम जानते नहीं हैं, हाँ, जिसको हम जानते नहीं हैं उसको मान लो। आदमी उसमें तृप्त नहीं है, वो जानना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है। और खुशी की बात यह है, समाचार ये है, प्रयास सफल हो चुका है। अस्तित्व को समझा जा चुका है, अस्तित्व को समझाया जा चुका है। ठीक है, रहस्य मुक्ति का कार्यक्रम है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पर आधारित जीवन विद्या योजना। तो भय, प्रलोभन, आस्था से नियंत्रित करने का प्रयास, नियंत्रित करने का प्रयास। ये छेड़खानी किए, प्रॉब्लम, दुख आया, इससे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। दुख, बीजों से छेड़खानी कर रहे हैं, भैया ने बताया उसकी समस्या, और इससे समस्या यहाँ खड़े हुए हैं। ये आज की यथास्थिति है। अगर उपलब्धि ये है तो क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि समझ में गड़बड़ है, समझ अधूरी है, समझ गलत है, कुछ का कुछ मान लिए? तो क्या ये आवश्यकता नहीं बनती है कि सही समझने की ज़रूरत है? तो क्या ये 5 दिन नहीं निकाले जा सकते हैं? निकाले जा सकते हैं। कौन निकालेगा? आदमी निकालेगा, हमने निकाले, आप भी निकालेंगे, इतना हमको विश्वास है। हमें पूछ रहे नहीं तो मैं ऐसे ही। आज जो बात मैंने शुरू करी थी कि शिक्षा संस्कार ही जागृति का मूल कार्यक्रम है, ये पूरी बात शिक्षा की बात है। शिक्षा का मतलब स्कूल नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है जिज्ञासा और समाधान का मिलन।
जहाँ हो जाए वहीं शिक्षा। आज रामकृष्ण ट्रस्ट यहाँ चिंतन साधना स्थली में हो गया, यहाँ शिक्षा है ना। तो मैंने लिखा था आज के सत्र में इतना ही रख पाऊँगी, तो इस बात को अब पूरा करूँगी धीरे धीरे, लेकिन ये बात देखिएगा कितना जमेगी, आपको मज़ा आ जाएगा। शिक्षा संस्कार ही जागृति का मूल कार्यक्रम है। ठीक है, शिक्षा ऐसी कि बोध संपन्न मानव हो जाए, सटीक समझ, जिसको बाबा जी कहते हैं यथार्थ समझ में आ जाए। यथार्थ मतलब सटीक, जो जैसा है वैसा, सटीक समझ में आ जाए। शिक्षा ऐसी हो। शिक्षा क्या है? जिज्ञासा और उसके साथ मिल जाए समाधान, मतलब बालक और अभिभावक। तो शिक्षा ऐसी हो कि सटीक समझ आ जाए। जागृति, ये मानव की प्यास है। मानव सब कुछ देखना चाहता है, देख करके उत्सवित होना चाहता है, उत्सव पूर्वक जीना चाहता है और अपनी आगे की पीढ़ियों को उत्सव पूर्वक जीने का आशीर्वाद देता रहा है, देता रहेगा। यह हमारा डिज़ाइन है। तो जागृति का मूल कार्य और क्रम है। इस कार्य का एक क्रम है, कार्यक्रम है ये। ठीक है, जागृति क्या चीज़ है, अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जागृति पाने का प्रयास मानव ने किया। अब यहाँ पर देखते हैं मानव क्या है। मानव है शरीर और चैतन्य। ठीक है, मानव शरीर और चैतन्य का संयुक्त स्वरूप है, संयुक्त स्वरूप है। तो आज से पहले हमारे पास दो प्रकार के विचार आए, दो प्रकार के विचार आए। एक को हम कहते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें, विकिपीडिया पे पढ़िए। एक को हमने कहा भौतिकवाद और एक को कहा है आदर्शवाद। एक विचार ऐसा है जो कहता है तुम मात्र शरीर हो, मात्र शरीर हो। यू लिव ओनली वंस, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भोग लो, जी लो अपनी जिंदगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये सारा जो विचार है ये कहता है मात्र शरीर हो, जिंदगी एक बार है, तो क्या निकलता है कि भैया भोग लो। ठीक है, और भोग लो के लिए एक तंत्र है जो आपको फंसाता है आजीविका के लिए। इसमें यदि आप सफल हो गए, असफल हुए तो छोड़ दीजिए, सफल हो गए तो कार्यक्रम क्या निकलता है? केवल ये सुविधा संग्रह, सुविधा संग्रह। पैसा जोड़ो, सुविधाएं खड़ी करो। जो काम आदमी से हो सकता था मशीन से करवाओ, उसको कह रहे हैं सुविधा। सही है ना? चटनी अपन पीस सकते थे, मशीन पीसेगी, सुविधा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? संग्रह। संग्रह करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? तुमको करनी पड़ेगी होड़। होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा। अच्छे शब्द लिख देते हैं, होड़ समझते हैं ना इसलिए लिख देते हैं। प्रतिस्पर्धा, किसी से आगे निकलना पड़ेगा, किसी को दमन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? शोषण करना पड़ेगा, द्रोह विद्रोह करना पड़ेगा, अपराध करना पड़ेगा। धरती के साथ क्या करेंगे? तो ये मानव मानव के साथ क्या करेगा? प्रतिस्पर्धा। मानव मानव के साथ प्रतिस्पर्धा, और मानव प्रकृति के साथ क्या करेगा? दोहन, दोहन कर लेगा। ये कार्यक्रम निकलता है, इसको बोलते हैं बिजनेस,
इसको बोलते हैं नौकरी, इसको मर्जी है आप बोल लीजिए जो। बाबा जी इसको कहते हैं अपराध। अपराध, अपराध का मतलब है अस्तित्व में जो डिज़ाइन नहीं है, डिज़ाइन के विपरीत चलना। शोषण करके भी नहीं सुखी हो, तुम्हारा शोषण कोई कर ले उससे भी तुम सुखी नहीं हो। सुखी कैसे हो? दे कर सुखी हो। हम देवता हैं भाई, लेवता नहीं है। दे कर सुखी हैं। हमारा ये डिज़ाइन है, खिला के सुखी हैं, ये हमारा डिज़ाइन है। देखिए, जिसके साथ आप संबंध पहचानते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे श्रीमान जी, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र संबंधी, खाना बनाते हैं, कभी कभी बनाते बनाते भूख लग जाती है, पर ऐसा लगता है सामने वाला खा ले, खा के तृप्त हो जाए, उसके चेहरे पे जो तृप्ति के भाव आते हैं और उसने एक बार कह दिया, क्या जोरदार। अपने को लगता है पेमेंट हुआ, थोड़ा भी बचेगा अपन खा लेते हैं। ये आदमी का डिज़ाइन है। यह आदमी का डिज़ाइन है। लेकिन इस डिज़ाइन को ऐसी शिक्षा हो हमारी कि ये डिज़ाइन मैनिफेस्ट हो। डिज़ाइन तो है, वो डिज़ाइन मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए कुंठित है बच्चा, इसलिए बच्चा अवसादग्रस्त है, इसलिए हम अवसादग्रस्त हैं, पूरी मानव जाति अवसादग्रस्त है। उस डिज़ाइन का मैनिफेस्टेशन हो, उसके लिए शिक्षा है। ठीक है। एक दूसरा विचार आया, उसने कहा तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, मात्र चेतना हो या चैतन्य हो, मात्र चैतन्य हो। तो शरीर तुम हो ही नहीं। जब तुम शरीर नहीं हो तो ये मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जानवर, अब इन सब की तुमको आवश्यकता नहीं रही। इस पर थोड़ा गहराई से विचार करिएगा। अब जो मैं बात कहने जा रही हूँ, आपका हृदय खुला होना चाहिए इस बात को स्वीकारने पचाने के लिए। तुम शरीर नहीं हो, मात्र चैतन्य हो। तो कार्यक्रम क्या निकलता है जानते हैं? सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, संसार माया है। कार्यक्रम निकलता है भक्ति विरक्ति। ये दूसरा मार्ग रहा, या तो ये चलो या तो ये चलो। तो छोड़ दो, इसको हमने कहा वैराग्य। हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग अपना ये दोहन करके, शोषण करके धरती को ले जा रहे हैं प्रलय की तरफ, और ये लोग कह रहे हैं अपने को क्या लेना देना, क्योंकि हम तो शरीर है नहीं, चैतन्य है, जो होगा सब ठीक है। अपन इधर चले गए भक्ति विरक्ति। ये अपने पास दो कार्यक्रम निकले, भक्ति विरक्ति। भक्ति विरक्ति से क्या हुआ वो उसके अभी आगे आपको बताऊंगी। तो भक्ति और विरक्ति से हुआ ये, इसका आउटकम ये निकला समाज के लिए अनुपयोगी। इसका कुल आउटकम ऐसा कुछ निकला जिसको हम कह रहे हैं मोक्ष। ठीक, समाज के लिए अनुपयोगी हुए। लेकिन हम में से ज़्यादा लोग, चूँकि हमारा ये डिज़ाइन नहीं है ना, हम इसमें रह नहीं पाते। तो जानते हैं हम कैसा जीते हैं? थोड़ा थोड़ा इसमें जीते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें जीते हैं, फिर सवेरे उठ के 2 से 3 घंटा इधर जी लेते हैं, फिर दिन के 8 घंटा ये काम कर लेते हैं, फिर शाम को थोड़ी देर ये कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर ये कर लेते हैं। इसको बोल रहे हैं मानव का अनिश्चित आचरण। इसको बाबा जी ने एक और नाम दिया, इसको नाम दिया है अवसरवाद। अवसरवाद। थोड़ा थोड़ा ये, थोड़ा थोड़ा ये, थोड़ा थोड़ा ये। क्यों? क्योंकि ये भी तुम्हारा डिज़ाइन नहीं है, फिर तुम्हारा ये भी डिज़ाइन नहीं,
समाज में अनुपयोगी हो जाओ, तुम्हारा ये भी डिज़ाइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये भी करते रहते हैं, फिर हम समाज के लिए उपयोगी होने का कुछ कार्यक्रम बनाते हैं। ये तड़प रहती है, ये तड़प रहती है, इससे छूट नहीं पाता है आदमी। हिमालय पे चला गया और साधना कर रहा है अकेले एकदम, एक तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, तो वो तो पूर्णतया अनुपयोगी हो गया। मोक्ष मिल जाएगा, उससे संसार को क्या मिलेगा। लेकिन सामान्य रूप से ज़्यादातर लोग ये उनको स्वीकार नहीं होता, संन्यास लेने के बावजूद समाज के लिए उपयोगी होने के कार्यक्रम बनाते रहते हैं भैया, होने के कार्यक्रम। आदमी रह ही नहीं सकता उपयोगी हुए बिना। तो मैं समाज के लिए कैसे पूरक हो जाऊं, ये तड़प उसमें बनी रहती है। तो कहीं पेड़ लगाएंगे, कहीं गौ सेवा करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, हम ये करते ही रहते हैं, क्योंकि हम इस उपयोगिता से अलग नहीं हो सकते, हमको तृप्ति नहीं है। हमारी आइडेंटिटी कुछ उपयोगिता और भागीदारी, बस हमको ये अस्वीकार है अनुपयोगी हो जाना। तो हम देखिए कहाँ पर आकर के खड़े हो गए, अवसरवादिता पर। तो कभी भौतिकवाद, कभी आदर्शवाद, इसको नाम दिए हैं अवसरवाद, क्योंकि इसमें राहत नहीं है, इसमें राहत नहीं है। यहां राहत नहीं है क्योंकि आदमी केवल 3 जो अवस्थाएं है ना, उसमें भी सुविधा क्या है, सुविधा संग्रह, भौतिक चीजों का हमने सुविधा संग्रह किया, आदमी उसमें तृप्त नहीं है। तो यहां पर क्या पाया कि यहां पर संबंधों में जीने का डिजाइन नहीं बन रहा है। उसको संबंधों में जीना कैसे, ये नहीं समझ में आया। यहां पर अब दूसरी चीज क्या हुआ, उसने कहा पहले ये ट्राई किया, इसमें नई बात बनी, तो उसने कहा संबंध में जीना तो नहीं सीखा, तो उसने कहा सब छोड़ दो, सब कुछ जाए, छोड़ दो, छोड़ के ट्राई किया, यहां पहुंचे। लेकिन भोगने से या छोड़ने से संबंधों में जीना आया क्या, ये मुद्दे की बात है। तो संबंधों में जीने का जो ज्ञान है वो है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। इतनी बड़ी पीड़ा को सॉल्व करने का नाम है ये। तो भोग दो छोड़ दो, दोनों से क्या हुआ, संबंधों में जीना नहीं बना, परिवार में जीना नहीं बना, अखंड समाज नहीं बना, धरती पर संतुलन नहीं बना। चाहे भोग लो चाहे छोड़ दो, 2 ही रास्ते हैं आपके पास। तीसरा रास्ता उसके बाद बाबा जी कह रहे हैं सहअस्तित्ववाद। ये रास्ता कह रहा है भैया समझ लो, ना भोगना है ना छोड़ना है, समझना है और समझने के बाद करना है। कर करके नहीं समझना है, समझ के करना है। समझ लोगे सटीक जियोगे, 2 और 2 5 बोल नहीं पाओगे। आदमी समझ से नियंत्रित इकाई है, भोगना छोड़ना इससे नियंत्रित इकाई नहीं है। ठीक है, इसके लिए ये कैसे किया, इस पक्ष को थोड़ा सा रखूंगी। ठीक है, आज की आखिरी बात, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सहअस्तित्ववाद क्या कह रहा है, समझ लो, और समझने के फलस्वरूप आचरण होता है, आचरण करना नहीं है। इसलिए बाबा जी ने करो ना करो नहीं बताया, क्या करना है ये नहीं बताया। पूरी जो 12 किताबें हैं उसमें कुछ नहीं लिखा उन्होंने, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस इतना समझा दिया, जो कोयला है, पेट्रोलियम है, वो धरती में ताप सोखने के लिए। अभी आपको समझ में आ गई कि क्या करना है, बताइए, उसको निकालना है कि नहीं निकालना है, समझ में आ गया। तो आचरण आदमी को सिखाना नहीं पड़ता, केवल बताना पड़ता है। बता दिया उसके बाद नियंत्रित है, फिर नहीं निकालेगा। ये सबको समझ में आ जाए तो हस्तक्षेप समाप्त। हम सब एक दूसरे से संबंधित है, सबको समझ में आ जाए तो युद्ध समाप्त। परिवार में जीना आ जाए तो अवसाद समाप्त, क्लेश समाप्त। कहाँ है क्लेश, छू,
अवसाद छू, सब छू मंतर। ठीक है, ये डिजाइन है अस्तित्व का। ठीक है, तो मानव जो है शरीर और चैतन्य पक्ष का शरीर और चैतन्य का संयुक्त साकार स्वरूप है। जो चैतन्य पक्ष है वही समझने वाला है, वही समझाने वाला है। जो शरीर पक्ष है उससे वो आचरण को प्रस्तुत करता है, मानवों के साथ भी और प्रकृति के साथ भी कुछ करता है और करके सुखी होता है। जैसा उसने समझा, फिर समझ के अनुरूप किया, जैसा समझा था और जैसा अपेक्षा था, यदि वैसा फल आ गया मतलब सुख, तो निरंतर सुख की संभावना है। थोड़ा सा आज आपके लिए खोलूंगी। अब ये सब तो देखिए खुलेगा आपके लिए, मुझे चाहिए समय, 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो आप कहेंगे वो तक करेंगे। तो चैतन्य पक्ष है, ये है समझने वाला। ठीक है, इस चैतन्य पक्ष का कुछ डिजाइन है। इसमें एक भाग है मन, एक भाग है वृत्ति, एक भाग है चित्त, एक भाग है बुद्धि और एक भाग है आत्मा। इनकी बात हम नहीं करेंगे, केवल इतना आपको बता पाएंगे। अभी समय होने वाला है ना। मन और वृत्ति ये हमारे चैतन्य का हिस्सा है। बाबा जी बता रहे हैं अस्तित्व में क्या डिजाइन है मन का। मन का एक डिजाइन है, मन का डिजाइन है, उसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक है आस्वादन और एक है चयन। चयन का मतलब है चुनना। आस्वादन इसमें एक बाय डिफॉल्ट डिजाइन है, वो सुख चाहता है। सुख के तीन तरीके से उसको उपलब्ध होता है। एक है रुचि मूलक, अनुकूलता प्रतिकूलता, उसको क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है उसके शरीर के हिसाब से। एक है मूल्य मूलक, ये होता है संबंधों में मतलब अखंड समाज के स्तर पर। और तीसरा है लक्ष्य मूलक, मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के स्तर पर। ठीक है, तीनों प्रकार से इसको सुख की अनुभूति होती है। ठीक, अब ये जो संबंध वाला पक्ष है ये क्या है, खाली है। या तो संबंधों में भोग लिया और या तो संबंधों को छोड़ दिया। इससे संबंध समझ आया नहीं आया। तो मूल्य मूलक की जो पासा है ना ये खाली। चारों अवस्थाओं में संतुलन का स्वरूप खाली। कोयला पेट्रोलियम, पेड़ पौधे, जीव जानवर, हवा मिट्टी पानी, कुछ नहीं समझ में आया, ये पासा भी खाली। समाधान खाली, समृद्धि खाली, अभय खाली, सहअस्तित्व भी खाली। अब आदमी ने अपने आप को मात्र क्या माना, बसंत काका, सिर्फ माना शरीर माना तो आहार, निद्रा, भय और प्रजनन ये विषय में जिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है तो बढ़िया, नहीं सुनने में अच्छा लग रहा है गड़बड़, ऐसे संबंधों को तोड़ दो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो 4 विषय 5 संवेदनाएं। इनकी अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता हुई तो सुख और यदि प्रतिकूलता हो गई तो दुख। दुख मानव को स्वीकार नहीं है। डिजाइन थोड़ा और देखिए तो वृत्ति में अपने पास ये जो वृत्ति है ना, यहां पर भी एक चीज होती है। जो हमारा चैतन्य पक्ष है उसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक है तुलन और एक है विश्लेषण। ये हमारे अंदर घटता है, सबके अंदर है ऐसा। तुलन जो है ना, अपने पास तुलन की 6 दृष्टियां हैं। यह अस्तित्व सहज विधि से बाय डिफॉल्ट सबके पास है। ध्यान से देखिए, तो जब
हमारे पास इनपुट जो हमारे पास बाहर से सूचना आ रही है, सूचना ये आ रही है कि तुम क्या हो, शरीर हो। एक और छोटी सी बात आपको रखती हूं यहां पर, आप शरीर हो, जैसे एक उदाहरण देती हूं मैं हमेशा, मैंने आप सबसे कहा सुनिए बंदर के बारे में मत सोचिएगा। कितने लोगों को बंदर दिख गया? मैंने कहा सुनो, काला लंगूर होता है उस वाले बंदर के बारे में मत सोचिएगा। काला लंगूर दिख गया, मैं कह रही हूं कि मत सोचना, लेकिन जैसे आदमी को मत वाला डिजाइन नहीं, नो वाला डिजाइन नहीं है अस्तित्व में। नहीं जैसी कोई वास्तविकता नहीं है। मैं कह रही हूं कि काला लंगूर मत सोचना, सब सोच रहे हो। लंबी जिसकी पूछ हो वो तो बिल्कुल मत सोचना, आप सबके दिमाग में उस लंगूर की लंबी पूछ आ गई। देखिए क्या बढ़िया चीज है। मैंने कहा सुनो, जो काला लंगूर लंबी पूछ वाला है वो बैठ के केला खा रहा है, ये मत सोचना, आप सबके दिमाग में वो लंगूर केला ही खा रहा है। ठीक है, ये हैं हम लोग। और मैंने कहा सुनो, लेकिन वो केला जो है ना पका हुआ नहीं है, कच्चा केला है। अभी तक सबके हाथ में पीला था केला, अब आपके दिमाग में केला हरा हो गया। यह आदमी का डिजाइन है। तो अस्तित्व से जो डिजाइन है वो चाहे इसको हाँ के रूप में बोले चाहे ना के रूप में बोले, यही वस्तु जो है उसके केंद्र में हो जाती है, केंद्र यही बन जाता है। तो चाहे बोला मैं शरीर हूं और चाहे बोला मैं शरीर नहीं हूं, केंद्र क्या आ गया? शरीर। बोला शरीर हूं तो कार्यक्रम बना भोग का, बोला शरीर नहीं हूं कार्यक्रम बना छोड़ने का, वैराग्य का। तो अस्तित्व सहज डिजाइन है। यदि शरीर केंद्र में आ गया तो अपने आप एक ही दृष्टि चलती है, चलती है ऐसा। तो शरीर यदि केंद्र में आए तो दृष्टि चली, रुचि मूलक आस्वादन, और उसके बाद अपने आप क्या होता है जानते हैं? अपने आप तुलन। तुलन में हमारे सबके पास दृष्टियां हैं, प्रिय की, हित की और लाभ की। यदि शरीर मूलक इनपुट आएगा तो ये ऐसे प्रोसेस चलता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यही तीन दृष्टियां चलती हैं। क्योंकि यदि शरीर हम हैं और हमें यहां पर सुख रखा हुआ है, ये वाला आउटपुट चाहिए, तो हम क्या चाहते हैं? अनुकूलता। तो यहां पर हम क्या ढूंढते हैं? अनुकूलता। तो अब हमारे पास दो कार्यक्रम बने। देखिए दो कार्यक्रम क्या बने। अगर हमने ये माना कि मैं शरीर हूं तो मुझे क्या चाहिए? सुख चाहिए। और हमने कहा अनुकूलता चाहिए। तो प्रिय, हित, लाभ, इसमें जीना, इसको कह रहे हैं हम अनुकूलता। और यदि मैंने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं तो जानते हैं क्या होता है? हम कहते हैं, दूसरी तरीका है, प्रिय को छोड़ो, जो भोजन आपको प्रिय है उसको त्याग दीजिए, सारा खाना मिक्स करके खाइए। प्रिय जो हितकारी है उसको भी जाने दो, जो लाभकारी है उसको भी जाने दो, ये छोड़ दिया। तो प्रिय, हित, लाभ, यहां पर हम अनुकूलता में चले और यहां पर उन अनुकूलताओं का दमन कर दिया। तो ये जो हमारी दृष्टि थी ना प्रिय, हित, लाभ की, क्योंकि हम बार बार शरीर से सुखी होने का प्रयास कर रहे थे, हमको ये पता ही नहीं चला कि रुचि मूल्य मूलक आस्वादन में दीर्घकालिक और यहां पर सर्वकालिक सुख है। यह हमारी शिक्षा से मिसिंग रहा। निरंतर सुख की संभावना है, ये है अस्तित्व में, आवर्तनशीलता पूर्वक ऐसा है। ये डिजाइन हमारी शिक्षा से है ही नहीं। तो क्या हुआ? दो ही कार्यक्रम बने, यहां से चला और प्रिय हित लाभ, या तो भोग लो, अनुकूलताओं में जी लो, जहां जहां प्रतिकूलता है वहां पर दुख का सिग्नल आ ही रहा है लगातार, और या तो इन सबको खत्म करो। अगर हम इस सुख से और दुख से परे हो गए, क्या हुआ? जिसको हम कह रहे हैं सुख और दुख से परे।
सुख दुख से परे, सुख दुख में समान, ऐसी स्थिति को यदि हम पा गए तो इसको एक नाम दिया है आदर्शवाद में, मुक्ति अथवा मोक्ष। सुख दुख से परे हुए। देखो भैया, जाना तो जिस गांव था उसका नाम था निरंतर सुख। कौन से गांव पहुंचे? सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। अच्छी बात इस गांव की है कि यहां दुख नहीं है, लेकिन क्या यहां सुख है? सुख भी नहीं है। तो इसको बोल रहे हैं, इस स्थिति को बोलते हैं, इसको आप समाधि बोलिए, मोक्ष बोलिए, मुक्ति बोलिए, और जो भी नाम आपने सुने हैं, है ना, ये वो जगह है। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद एक प्रस्ताव आपके सामने रख रहा है। अब समाधान की बात, अब आगे की बात कह रहा है, बेटा 3 नहीं 6 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि तुम्हारे पास है न्याय की, एक दृष्टि है धर्म की, और एक दृष्टि है सत्य की। तुम शरीर नहीं हो, शरीर और चैतन्य का संयुक्त साकार रूप हो। तो प्रिय हित लाभ, ये शरीर, ये ऐसी दृष्टि है जिससे शरीर को बनाए रखने में सहायक दृष्टि है। और ये दृष्टियां जो है चैतन्य को, चैतन्य में जो मना स्वस्थता की आशा है उसको प्रमाणित करने में सहायक दृष्टियां हैं। तो इस दृष्टि का खुलना, ये जो दृष्टि है, इन तीनों दृष्टियों का खुलना, इसको कह रहे हैं जागृति। जहां से आज मैंने बात शुरू करी थी, ये आंख हमारी खुल जाए। कौन सी आंख? न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि का खुल जाना, इसको कह रहे हैं जागृति। ये होगा कैसे? शिक्षा संस्कार पूर्वक। जिसने अस्तित्व का दर्शन, न्याय का मतलब क्या है? अखंड मानव समाज। धर्म का मतलब सार्वभौम व्यवस्था, या इसको ऐसे, इसको थोड़ा और लिखते हैं, अखंड मानव समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ये मानसिकता में हमारी आ जाए। तो जो बालक न्याय का याचक था ना, उसकी दृष्टि यहां खुलने को थी, हमने उसको गहरी नींद में सुला दिया शिक्षा के माध्यम से। जो बोल बोल के कि बेटा तुम शरीर हो, तुम तो एकदम क्यूटी पाई हो, तुम तो शरीर हो ना, खाओ पियो बस इसमें ही लगे रहे। वो जो संबंध, अखंड मानव संबंध, सभी के साथ सही कार्य को, व्यवहार को पहचानना चाहता था, जो मानसिकता वो चाहता था, जो उसकी अपेक्षा थी, किससे? शिक्षा से। वो शिक्षा से ये मानसिकता की स्थापना, ये है न्याय। ये जो मानसिकता है, ये आचरण में जब आती है तो प्रकृति में धर्म है, पदार्थावस्था का धर्म है अस्तित्व, उसको नष्ट नहीं करना। प्राणावस्था का धर्म है, जीवावस्था का कुछ धर्म है, पदार्थावस्था का धर्म, प्राणावस्था का धर्म, इसको ये वाला हिस्सा तो हुआ ही नहीं। पदार्थावस्था का धर्म है अस्तित्व, प्राणावस्था का धर्म है अस्तित्व, सहज, पुष्टि। ये सब आपको विस्तार से सुनने को मिलेगा। आप चाहे तो जो पिछला लेक्चर है उसको सुनिएगा, अगर आपको डिटेल में जानना है। मैंने बहुत डिटेल में लिया ये सब। फिर अस्तित्व, पुष्टि सहित जीने की आशा, ये जीवावस्था का धर्म है। धर्म है मतलब उसको उससे अलग नहीं कर सकते आप। जीव जानवर जो है वो जीना चाहते हैं, आप उनको मारने जाएंगे, दौड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। और मानव का धर्म है अस्तित्व, पुष्टि, जीने की आशा सहित निरंतर सुख, ये वो चाहता है। तो धर्म, ये जो है मानसिकता, यही आचरण में आती है, और आचरण में आने से क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर आस्वादन के साथ चयन यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मानसिकता आचरण में क्या आता है? धर्म पूर्वक जीना, मतलब चारों अवस्थाओं के धर्म को बनाए रखता हुआ जीता है। मतलब क्या होता है? चारों अवस्थाओं में संतुलन पूर्वक जीना।
चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित करता है। बौद्धिक, प्राकृतिक, सामाजिक नियम के साथ जीना, ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ दर्शन कहता है ये धार्मिक व्यक्ति है, ये धर्म है। इस धरती पर प्रस्तुत प्रत्येक अवस्था का पोषण करना, संरक्षण करना, मानवीयता का पोषण करना, संरक्षण करना, उसके लिए शिक्षा चाहिए मानव को। और इस तरीके से मानव इस धरती पर सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करता है। इस धरती पर चारों अवस्थाएं नित्य वर्तमान मतलब सदा सदा बनी रहती हैं। ये जो नित्य वर्तमान है इसको कहा धरती स्वर्ग हो। धरती स्वर्ग हो मतलब तीनों अवस्थाएं राजी खुशी रह रही हैं। क्यों? क्योंकि मानव जो है वो देवता स्वरूप है। ये कब होगा? जब ये जो चारों अवस्थाओं का धर्म है वो सफल हो, धर्म बना रहे लगातार और नित्य शुभ हो। मतलब कभी लय प्रलय की कल्पना, लय प्रलय नहीं, आवर्तनशीलता, नित्य वर्तमानता। ये धरती सदा सदा ऐसी ही बनी रहेगी। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद इस धरती को सदा बनाए रखने के लिए प्रस्ताव है। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे प्रति गौरव महसूस करें, उसका प्रस्ताव है। इस धरती की जो स्थिति है तापग्रस्त, असंतुलित, इस धरती को बचाने का प्रस्ताव है, मानव को तृप्त करने का प्रस्ताव है। आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आमंत्रण है आप सभी को 3 दिन या 5 दिवसीय जो भी शिविर होता है उसके लिए। ठीक है, धन्यवाद जी। जी हेलो। ये अभी मुझे गुजराती का शब्द याद आया कि जैसे हम लोग कहते हैं ना गुजराती में कि वो व्यवस्थित व्यक्ति है। व्यवस्थित व्यक्ति है कोई व्यक्ति जिसमें सारे सद्गुण होते हैं, उसी को ये नाम मिलता है। तो जैसे यहाँ पर आया कि न्याय, धर्म और सत्य में पूरी व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था में स्थित है तो ही वो व्यवस्थित है। जो व्यवस्था को समझा हुआ है और व्यवस्था में स्थित रहना चाहता है, हाँ, उसको सारा संवर्धन सेवा वगैरह करता है, लेकिन सबसे पहले व्यवस्था को समझा हुआ और व्यवस्था में जो स्थिर है, निरंतर है, उसी को यह व्यवस्थित संज्ञा मिल सकती है। बाकी लोगों ने ऐसे ही ले रखी है। उनके साथ रहने जीने की इच्छा है। हाँ, इच्छा है ना? तो ही अखंड समाधान है। फीडबैक ले लें, हमारे पास जगह है फीडबैक के लिए। हेलो, આજનું સત્ર બહુ જ સરસ રહ્યું અને ખૂબ જ આનંદ આવ્યો અને ઘણું બધું નવું જાણવાનું મળ્યું। એના માટે શાલિનીબેનનો બહુ આભાર। હા, આગળ હું હજી ઘણું બધું જાણવાનું મારે બાકી છે, એના માટે હું ખૂબ પ્રયત્નશીલ રહીશ। થોડું જે ગુજરાતીમાં પણ બોલતો ચાલશે। હેલો, મારું નામ કલ્પનાબેન રાજગોર છે। મને અહીંયા આવીને બહુ જ આનંદ થયો ને ઘણું બધું આમ જાણવા મળ્યું, પણ આમ બોલી ન શકું હું, અંદરથી બધું ધ્યાન રહ્યું મને બરાબર સરસ। હું અહીંયા આવી અને આ બધું જાણ્યું ત્યારે મને એમ થયું કે મારા આખા પરિવારને, મતલબ યોગ મંડળના, સ્કૂલના બધા સભ્યોને બધાને આ જાણવાની જરૂર છે। એટલે હું એ લોકોને બધાને પ્રોત્સાહિત કરીશ આના માટે। અને શાલિનીજીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। मांग भाई कुछ कहेंगे? हाँ ठीक है, लीजिए भाभी। और जहाँ जहाँ पर भी भ्रम तोड़ने की बात आती है तो ऐसा लगता था कि कुछ मैं अपनी बात रखूं, सही की दिशा में सभी का ध्यान आकर्षण कराए। तो बस आज फिर से वही अपने ओल्ड डेज में जा रहे हैं और हमने जो बेस से ये सारा जो कुछ जब ग्रहण किया था तो उसी में वापस जा रहे थे, तो फिर से सारा कुछ रिफ्रेश होते रहे।
लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा और पूरा टॉपिक काफ़ी वैसे बहुत वास्ट है, लेकिन आपने कॉम्पैक्ट करके 3 घंटे में बताया, इसलिए धन्यवाद। और ख़ास धन्यवाद हमारे जनक भाई का भी, और ख़ास धन्यवाद उससे भी कि यहाँ अपने अ, मनोज भाई सोलंकी और हाँ, और भैया ने सारा कुछ, शैलेंद्र भाई ने ऑर्गेनाइज किया है, रसोड़ा वाले भाई, सभी का धन्यवाद। पूरी व्यवस्था के लिए हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं, व्यक्त करते हैं। अच्छा, એમને આપી દો. એક અત્યારે જે છેલ્લે આપણે સમજ્યું કે જે ચેતનામાં કાર્ય થાય છે, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વૃત્તિ, આ બધા શબ્દો માણસ સામાન્ય રીતે બધે સાંભળતો રહે છે, પણ આ મન ક્યાં છે, બુદ્ધિ ક્યાં પડી જાય એને ખબર નથી, એટલે એને મળતી નથી, અને પ્રોસેસ આ બધી થાય છે તો બહુ દૂરની વસ્તુ થઈ જાય છે. તો એટલે ખાસ હું આપણા ગુજરાતી તમામને અને ખાસ કરીને આપણા કચ્છના લોકોને કે તમે અહીંયા કચ્છમાં હાજર છો તો આ કચ્છી લોકો તરત આવી શકે ને આખી પ્રક્રિયાને જાણે, એના માટે હું સૌને આહ્વાન પણ કરવા માગું છું. કારણ કે મનમાં જે ક્રિયા થાય છે, આસ્વાદન ચયનની ને આ બધી, હવે ઈ કયા આધારે થાય છે તો કે ખબર પડે કે શરીર મૂલક થાય છે, એની જગ્યાએ ઉઠાવી અને પછી વૃત્તિને ડિસ્ટર્બ કરે કે ભાઈ એને ન્યાય ધર્મ સત્યમાં લાવી દે. તો આ જે શરીરથી આપણે કાર્યો કરીએ છીએ એ આપણને એકબીજાના દેખાય છે, જે ક્રિયા થાય છે ચેતનામાં, જીવનમાં, એના ઉપર બહુ વિચાર થયો નથી, અને એના જ કારણે આખો ચેતના પક્ષ છૂટી ગયો છે. તો ખાસ કરીને દરેક વ્યક્તિ અને ખાસ કરીને કચ્છના લોકો, અને શાલિનીબેન અહીંયા કચ્છમાં ઉપલબ્ધ છે, તો તમારો ભરપૂર લાભ સૌ લે. આવા જેમ બેને કીધું એમ અલગ અલગ જગ્યાએ નાની નાની શિબિરો થાય, પણ એક એક વ્યક્તિને સમજવું પડશે. આ જ્યાં સુધી અંદર શું ચાલી રહ્યું છે એ નહીં બદલાય ત્યાં સુધી બહારનો કાર્યક્રમ બદલાવાનો નથી. તો આવું એક સૌ કચ્છી લોકોને આહ્વાન છે કે ખાસ કરીને પધારજો રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટમાં, અને શાલિનીબેનનો સંપર્ક નંબર પણ એમાં આપી દઈશું, તો બધા જ બને એટલું વહેલા જોડાઈએ, અને ઉપર આ બધું શું કહેવાય સોફ્ટવેરમાં સુધારો આવશે તો હાર્ડવેરમાં આવી જશે. कच्छ बारे मास बोलते हैं हम, है ना, कच्छड़ो बारे मास। मुझे अभी तुरंत कच्छी में स्विच नहीं होगा तो यस, पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आज जो शालिनी भाभी ने 5 घंटों में इस चीज़ को रखा है, 3 घंटे, सॉरी 10:30 से हमने शुरू किया, 1:15 हुआ है, उसमें इस बात को, है ना, हम मानव को प्रस्तुत किया है, मतलब शरीर पक्ष और चैतन्य पक्ष को जो खुला है, तो अभी हमारी इतनी जिम्मेदारी बनती है हमारे प्रति, किसी और के प्रति नहीं, हमारे प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम जागृत हों, और हम जागृत होंगे तो ये मानवीय परंपरा बनेगी, तो सब है ना, ये धरती भी स्वर्ग होगी, मानव भी देवता होगा, और ये धर्म सफल होगा, और यही नित्य शुभ होगा। तो ये युद्ध के माहौल में जो यूएन पीस में हमारे वरिष्ठ प्रबोधक श्री सुरेंद्र पाठक जी, डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी जैसे आज कच्छ आ रहे हैं, रामकृष्ण ट्रस्ट के जो मेन पर्सन है मनोज भाई सोलंकी, उनके समाज के लिए जो एक परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की कामना, मतलब परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, यही कामना जो मैंने बताई, उसमें पूरा किस तरह से रखेंगे, तो कल अंजार में भैया रखेंगे, तो आज हम कच्छ में यहाँ पे शाम को 6:30 से 8:30 वैसे त्रिमंदिर में सब मिलने वाले हैं इसके लिए, और आगे इस पे सत्र भी होगा। तो ये क्यों है, क्योंकि ये युद्ध का जो यूएन पीस में सब लोग अखंड समाज चाहते हैं, लेकिन वर्ग भावना से या जाति पाति से या देश अलग अलग है, बाउंड्रीज के अगर बियॉन्ड नहीं सोचेंगे, जैसे कैशलेस हुआ, सब लेस हुआ, तो हमको बाउंड्री लेस भी होना पड़ेगा, है ना, तो इस तरह से ही हम, है ना, एक हो पाएंगे। धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ। કે
બેને એક કચ્છની સરસ કહેવત યાદ કરાઈ કે શિયાળે સોરઠ ભલો, આખા ગુજરાતમાં આવું બોલાય છે. શિયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે ગુજરાત, વર્ષે તો કચ્છનો આ બાજુનો વાગડ વિસ્તાર ભલો અને કચ્છડો બારે માસ. આ જે પરિસ્થિતિની વાત થઈ એ ભૌતિક પરિસ્થિતિની વાત થઈ, એ કચ્છની ભૌતિક પરિસ્થિતિની વાત છે. હવે અત્યારે જ્યારે કચ્છમાં જીવન વિદ્યા મધ્યસ્થ દર્શન ઉપસ્થિત છે અને શાલિનીબેન અહીંયા હાજર છે, તો કચ્છ માટે હવે જ્ઞાન પક્ષને પણ ખોલવાનો 12 મહિના અવસર ઉપલબ્ધ છે. તો હવે કચ્છડો જ્ઞાનમાં પણ 12 મહિના રહી શકશે. તો હવે આ કહેવતને જ્ઞાનના પક્ષમાં પણ આપણે લઈ જઈશું કે હવે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ કોઈ પણ જિજ્ઞાસુને ઈચ્છા હોય તો શાલિનીબેનનો નંબર અંદર આપી દીધો છે. જ્ઞાનમાં જોડાવા માટે પણ કચ્છડો 12 માસ છે.